हेलो फ्रेंड्स, मैं धीर धनराज। मैंने टेंस का फिर दूसरा टॉपिक लेकर आया हूँ और वो टॉपिक है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट या दोस्तों, कल के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैंने जो कल जो आपको इक्विपमेंट प्रोवाइड किया वो साफ तरीके से नहीं आ पाया। मैं आज बेहतर से बेहतर आपको स्टफ प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ आज मैं जो भी आपको समझाऊंगा वो अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज़ स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, कंसंट्रेट होकर आप बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाइए। तो मैं बात करता हूँ दोस्त पार्ट 2 की बात। कल मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था, कितने प्रकार के होते हैं, उनका यूज क्या है। और आज मैं ठीक उसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊँगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में पहचानेंगे कैसे, उसके रूल के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो बाबू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर हिंदी में पहचान करना है तो उस वाक्य के अंत में रहा हूँ, रही हूँ अगर रहे तो आप समझ लेना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब रहा बात कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सर स्ट्रक्चर क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 और या ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ओके, मैं कहने का मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, तब आपका इज होना चाहिए, तब एम होना चाहिए, तब आर होना चाहिए, तब क्या होना चाहिए, आपका अदर वर्ड्स होने चाहिए। मतलब आई मीन टू से ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ओके, अब देखो बच्चों, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। अब आपको तो ये तो पता होगा कि इज का प्रयोग कहाँ करना है। जैसे कोई नाम हो या ही हो, सी हो, इट हो, इन सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, नाउन के साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। आर का प्रयोग कहाँ करते हैं, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, डिज के साथ, दोज के साथ। ओके, और एम का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो एम का प्रयोग तो सिर्फ आई के साथ करते हैं। अब मैं अपने रूल एंड रेगुलेशन पर चलता हूँ, तो मैं बात करता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो बच्चों, इस टेंस का प्रयोग उस कार्य के लिए होता है जो बोलते वक्त जारी हो। जैसे वह रूम में खेल रही है, जैसे क्या होगा बच्चों, वह रूम में खेल रही है। तो लड़की है तो लड़की के लिए क्या आएगा, तो सी आएगा। तो सी रूम में खेल रही है तो सी क्या सब्जेक्ट है। मैंने क्या बोला कि फिर इज एम आर का प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग है। सी इज कहाँ खेल रही है, तो रूम में खेल रही है। तो खेलना क्या हुआ, वर्ब है, तो प्लेइंग। तो सी इज प्लेइंग इन द रूम। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। जैसे दूसरा एग्जांपल मिल लेता, मेरा भाई सो रहा है। तो मेरा भाई, तो मेरा क्या होता है, माई, भाई का क्या होता है, ब्रदर। मैंने बोला था इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो मेरा भाई सो रहा है, तो मेरा भाई अकेला भाई है, इसके साथ हम क्या लगेगा, इज लगेंगे। माई ब्रदर इज स्लीपिंग। तो मैं फिर से बताता हूँ, टेंस का प्रयोग उस कार्य के लिए होता है जो बोलते वक्त क्या हो, जारी हो। जैसे मेरा भाई खेल रहा है या मेरा भाई सो रहा है, तो मैं जब बोल रहा हूँ तो जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ उस वक्त वो काम हो रहा है। इसका मैंने बोल रहा है कि मेरा भाई सो रहा है, इसका तो मेरा भाई अभी भी सो रहा है। अगर वो खेल रहा है तो इसका मतलब है कि वो अभी भी खेल रहा है। अब आते हैं रूल 2 पे। इस टेंस का प्रयोग उस कार्य के लिए भी होता है जो बोलते वक्त जारी नहीं हो लेकिन वो काम समय के आसपास हो रहा हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरा भाई सो रहा है, तो बोलते वक्त ये काम तो जारी है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं आजकल मैथ पढ़ रहा हूँ, तब जब मैं बोला उस वक्त हो सकता है कि मैं मैथ नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन हाँ आज शाम में बैठ के मैं मैथ पढ़ूंगा। तो ये मतलब इस टेंस का प्रयोग इसके लिए भी होता है कि जो बोलते वक्त लेकिन जारी ना हो लेकिन वो काम आसपास समय में हो रहा हो। ओके, तो मैं जैसे मैं बना रहा हूँ, वह आजकल गणित पढ़ रहा है। क्या वह आजकल गणित पढ़ रहा है, तो ही, वह का क्या होता है, ही इज रीडिंग। वह क्या कर रहा है, आजकल गणित पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग मैथमेटिक्स these days। ही इज रीडिंग मैथमेटिक्स these days। बच्चों, आजकल या इन दिनों का इंग्लिश क्या होता है, these days होता है। ओके, तो कभी भी एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग या तो लास्ट में करते हैं नहीं तो शुरू में करते हैं। अब हम आते हैं बच्चों रूल 3 की बात करते हैं। इस टेंस का प्रयोग भविष्य में होने वाले कार्यक्रम का बोध कराने के लिए भी होता है, लेकिन बच्चों इसमें एडवर्ब ऑफ
टाइम का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं हो तो वो किस में चला जाएगा, कल के रूल के अनुसार सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे कल मुख्यमंत्री आएंगे, तो अब आएंगे तो ये भी तो फ्यूचर है, लेकिन अब ये तो श्योर नहीं कि कब आएंगे, तो ठीक है ना। ऐसे सेंटेंस में तब तो प्रेजेंट, इसलिए इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम का होना बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एडवर्ब ऑफ टाइम होगा तभी हमको पता चलेगा ये सेंटेंस को किस फॉर्म में लिखना है, कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखना है। जैसे वह कल आ रही है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या हुआ, कल। जैसे मैं आज रात सिनेमा देखने जा रहा हूँ, तो आज रात जा रहा हूँ ना, तो आज रात का क्या होगा, टू नाइट। तो टू नाइट का मतलब क्या होता है, ये बता दिया कि मैं एडवर्ब ऑफ टाइम पता है कि मैं सिनेमा देखने कब जा रहा हूँ। यहाँ टाइम क्या फिक्स है, उसी को बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। अब इस सेंटेंस बना जाए, जैसे वह कल आ रही है, तो कल आ रही है तो सी इज कमिंग। जैसे वह कल आ रही है, सी इज कमिंग टुमारो। ओके, मैं आज रात सिनेमा देखने जा रहा हूँ, तो मैं आज रात जा रहा हूँ ना, तो मैंने बोला था एडवर्ब टाइम का कभी भी इस्तेमाल लास्ट में करते हैं। जैसे देखो मैंने एडवर्ब टाइम का जो भी हो रहा है मैं उनका इस्तेमाल लास्ट में कर रहा हूँ। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही होगी। ओके, तो मैं आज रात सिनेमा देखने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू, मैं जा रहा हूँ क्या देखने, तो सिनेमा देखने। आई एम गोइंग टू सी सिनेमा टूनाइट। टूनाइट, ये टूनाइट क्या है बच्चों, एडवर्ब ऑफ टाइम है। और एडवर्ब ऑफ टाइम कभी भी सेंटेंस की कहाँ लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं। ठीक है ना। कितने हमारे प्यारे फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम को बीच में रखते हैं, जो कि ग्रामेटिकली रूल के अनुसार सही नहीं होते हैं। आइए हम रूल 4 की बात करते हैं बच्चों। इस टेंस का प्रयोग इरादा या संभावना का बोध कराने के लिए होता है। जैसे इंटेंशन, इरादा का इंग्लिश क्या होता है, इंटेंशन, और संभावना का इंग्लिश प्रोबेबिलिटी। जैसे मुझे गुस्सा आ गया, अब मैं गुस्से में बोलूँ कि आज मैं मरने जा रहा हूँ, तो ये मेरा ऐसा इरादा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं कि मैं अभी जाकर मर ही जाऊँगा। ठीक है ना, ये मेरा इरादा है। जैसे मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ, जो ही नहीं कि मैं जा रहा हूँ, हो सकता है कि मेरा मन आगे जाके बदल भी जाए। तो अपने इरादे या संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी इस कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे मैं मरने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू डाई। आई एम गोइंग टू डाई। ओके। दूसरा, मैं कार खरीदने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बाई अ कार। ओके। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जिस पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। मैं आपको एक छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ। एक और बात मैं बता देता हूँ, कभी भी टू के साथ भी1 का प्रयोग होता है। ठीक है ना। कितने बच्चों को मैंने देखा है टू के साथ आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। तो आप कभी भी जब भी टू रहे तो भी1 करने का मतलब है कि जैसे डाई, आज इसका V2 क्या हो जाएगा, डैड। V3 क्या हो जाएगा, डैड। और आईएनजी और V4 क्या हो जाएगा, डाई। तो इस तरह सेंटेंस के लिए कभी भी अगर टू रहे तो भी1 का ही प्रयोग करेंगे। ओके। सेकंड थिंग और बताता हूँ, जैसे मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू बाई कार लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा ग्रामर के अनुसार। इसलिए आप कोशिश करो कि जब भी आप लिखो, अगर सिंगुलर चीज़ है तो उसको दिखाओ, क्योंकि आप कभी भी 2 कार नहीं खरीद सकते। कभी भी संभावना ये रहती है कि मैं एक कार खरीद, कि एक कार एक फैमिली के लिए सफिशियंट होता है। तो उसमें ए और एन दी का मतलब आर्टिकल का यूज करना क्या होता है, एकदम यूज करना ही करना है। ठीक है ना, क्योंकि ग्रामर है तो आर्टिकल भी क्या होता है, ग्रामर का पार्ट होता है, और उसका इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक होता है। अगर हम छोड़ देते हैं तो ग्रामेटिकली ये गलत भी हो सकता है। ओके। अब हम ये देखिए, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे रूल्स थे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमको बस कितने रूल पढ़ने थे, 4 रूल पढ़ने थे। अब मैं उम्मीद करता हूँ 4 रूल आप लोग को अच्छे से समझ में आए होंगे। अब कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका प्रयोग आईएनजी के फॉर्म में नहीं होता है। जैसे मैं कुछ वर्ब का नाम ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप लोग क्या कीजिए कि एक कॉपी ले लीजिए, उसका मीनिंग लिखते रहिए। ठीक है ना। नहीं तो मेरे जो पेज में जो कुछ वर्ड्स लिखे हो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे सी का मतलब देखना, हियर का मतलब सुनना, स्मेल का मतलब सूंघना, नोटिस का मतलब होता है पता लगाना, फील का मतलब होता है महसूस करना, टेस्ट का मतलब होता है स्वाद, ऑन का मतलब होता है अपना, वांट का मतलब होता है चाहना, विश का मतलब होता है इच्छा,
डिजायर का मतलब होता है इच्छा, फील का मतलब होता है महसूस करना, लाइक पसंद करना, डिसलाइक पसंद नहीं करना, लव प्यार, हेट नफरत या घृणा, होप उम्मीद करना, डाउट शक, बिलीव विश्वास करना, डिसबिलीव विश्वास नहीं करना, थिंक सोचना, सपोज मानना, एग्री सहमत होना, कंसीडर मानना, रिमेंबर याद करना, फॉरगेट भूल जाना, नो जानना, अंडरस्टैंड समझना, मीन समझना, माइंड दिमाग, हैव पास ऑन अपना, पोजेस अपना, कंटेन कुछ रखना, कंजिस्ट मतलब होता है कि भी कुछ रखना, और बिलोंग टू मतलब होता है किसी के पास होना। ये बाबू सॉरी मैं बाबू शब्द यूज़ करना उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो लगभग 35 वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। अगर आप इनका आईएनजी फॉर्म बनाते हैं तो ये जो सेंटेंस होंगे बिल्कुल गलत हो जाएंगे और आपको ये वर्ड्स बिल्कुल याद रखने होंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन वर्ड्स को कॉपी में तैयार कर लें और उसको दिमाग में रखें, क्योंकि फ्रेंड्स इसका एरर एग्जाम में, इससे रिलेटेड एरर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे कोई भी अदर एग्जाम्स हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं, 1 या 2 मार्क्स के जरूर रहते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस टॉपिक को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करके बढ़िया से पढ़ें, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ कि एरर कैसे आता है। जैसे अगर किसी सेंटेंस में लिख दे ही इज़ नोइंग मी वेल, ठीक है ना, तो अब इसमें बताओ गलती क्या है। अभी आपने पढ़ा है कि कुछ ऐसे सेंटेंस जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। अब ही इज़ नोइंग मी वेल है तो नो का तो कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, तो इसका करेक्शन क्या होगा। तो नो का जब आईएनजी फॉर्म नहीं होता है तो हम क्या बनाएंगे, नोइंग की जगह तो नोज, तो क्या बनाएंगे ही इज़ नोइंग मी। तो आप जानते हैं कि नो का क्या होता है, आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, तो करेक्शन सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही नोज मी वेल, ठीक है। अब उसी तरह से द पोट इज कंटेनिंग मिल्क, और आप जानते हैं कि जो ये 35 वर्ड है उसमें कंटेन भी शब्द आता है और कंटेन का भी तो आईएनजी फॉर्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या, इसका क्या करेक्शन हो जाएगा, द पोट कंटेन्स मिल्क। द पोट क्योंकि सिंगुलर इसलिए मैं एस लगा रहा हूँ, अगर पुलर रहता तो ऐसे एस का प्रयोग नहीं करता। द पोट कंटेन्स मिल्क। वाई सी पिंक सेड, और आप जानते हैं कि एपियर शब्द भी इस वर्ड में आया हुआ। और तो भाई एपियर शब्द जब आया हुआ है तो एपियर का हम क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म नहीं बनाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब आपको बता देता हूँ उसकी, जैसे मैं सेंटेंस कभी पढ़ाऊँगा आप लोग को, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जब आप देख रहे हो कि एपियरिंग नहीं हो सकता है, एपियर होगा, तो अब ऐसे सिंपल प्रेजेंट टेंस को निगेटिव बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। अगर बच्चों जान लो, अगर सिंगुलर रहा तो डज लगाएंगे, अगर प्लूरल रहा तो डू लगाएंगे। तो वाई डज सी एपियर सैड, वाई डज सी एपियर सैड। और बाबू आज आप लोग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या है, कैसे होगा, ये ख़त्म हुआ। कल से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। और मैं आप लोग से एक विनती करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरी वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि सबको इस वीडियो को अच्छी तरह से जान सकें। थैंक यू।